नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे बिंदास हरियाणा। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हरियाणा में कांग्रेस विधायक का इस्तीफा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने किया मंजूर। अंबाला से सांसद बन चुके हैं वरुण चौधरी। हरियाणा के हांसी में श्याम बाबा का अलौकिक श्रृंगार। 50 लाख के नोटों से दरबार सजाया। 10 से लेकर 500 रुपए तक के नोट लगाए। अपहरण मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बढ़ाई भिवानी रेवन्ना की आंतरिक जमानत। जांच कमेटी से पूछे सवाल। पीएम मोदी इटली से लौटे भारत। सम्मेलन में एआई और टेक्नोलॉजी पर दुनिया को दिया ये मैसेज। कश्मीर को लेकर वो बयान जिसने बढ़ा दी अरुंधति रॉय की मुश्किलें। अब यूपीए के तहत चलेगा मुकदमा, आखिर कब का है मामला। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से पीएम मोदी ने की मुलाकात। 10 साल तक ऋतिक रोशन के भाई को रिद्धिमा पंडित ने किया डेट। कहा उनके साथ ब्रेकअप के बाद में इमोशनली अब्यूजिव महसूस करती थी। बाल बाल बचे थे तारा सिंह और सकीना जब गदर की शूटिंग के वक्त सनी देओल अमीषा पटेल के साथ हुआ था बड़ा हादसा। आखिरी गेंद पर साउथ अफ्रीका ने तोड़ा नेपाल का दिल। रनआउट ने पलटा पासा। लास्ट ओवर में हुआ खूब ड्रामा। सुपर 8 के मुकाबले से पहले अफगानिस्तान को लगा बड़ा झटका। ये स्टार स्पिनर चोट के चलते हुआ टूर्नामेंट से बाहर। तो ये थी अब तक की सुर्खियां। अब खबर विस्तार से। हरियाणा में कांग्रेस के विधायक वरुण चौधरी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के घर पहुंचे वरुण चौधरी ने अपना इस्तीफा सौंपा, जिसको स्पीकर ने मंजूर कर लिया। वरुण अब अंबाला लोकसभा सीट से सांसद बन चुके हैं। वे अंबाला की मुलाना विधानसभा से 2019 में विधायक बने थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतु कटारिया को हराकर जीत हासिल की थी। हाईकोर्ट के एडवोकेट और चुनावी विश्लेषक हेमंत कुमार का कहना है कि नियमानुसार किसी भी विधायक के लोकसभा सदस्य के तौर पर निर्वाचित होने की अधिसूचना जारी होने के 14 दिन के भीतर विधानसभा की सदस्यता छोड़नी होती है, या जहां से वह संसदीय चुनाव जीते हो उस लोकसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में वरुण चौधरी को 20 जून से पहले मुलाना विधानसभा के विधायक पद से त्यागपत्र देना पड़ा। वरुण विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति अर्थात पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएससी लोक लेखा समिति के चेयरमैन भी थे। उनके विधायक पद से त्यागपत्र देने के साथ ही अब विधानसभा स्पीकर द्वारा इस लोक लेखा समिति के नए चेयरमैन के तौर पर किसी और विधायक को नामित किया जाएगा। चूंकि हरियाणा विधानसभा के अगले आम चुनाव इसी वर्ष अक्टूबर में निर्धारित है, इसलिए रिक्त होने वाली मुलाना विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। वरुण चौधरी बतौर वकील अंबाला कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस दौरान घर में राजनीतिक माहौल से प्रभावित होकर वह खुद भी कांग्रेस से जुड़ गए। उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पहले संगठन की जिम्मेदारी दी और फिर साल 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुलाना सीट से टिकट दिया। हरियाणा के हिसार में हांसी को छोटी खाटू नगरी भी कहा जाता है। आज शनिवार को हांसी में विश्वकर्मा चौक स्थित श्री श्याम बाबा मंदिर में 52वां महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव में श्याम बाबा का 50 लाख के नोटों से दरबार सजाया गया। सजावट में 10 के नोट से लेकर 500 तक के नोटों का प्रयोग किया गया है। बाबा पर इतना चढ़ावा आया कि माला से बाहर भी नोटों की गड्डियां रखनी पड़ी। श्री श्याम मंदिर कमेटी का दावा है कि आज से पहले हरियाणा में श्याम बाबा का इतना भव्य लक्ष्मी श्रृंगार कहीं नहीं हुआ है। दिल्ली से आए कारीगरों द्वारा 20 दिन में नोटों की माला को तैयार करवाया गया है। पिछले साल श्री श्याम मंदिर हांसी के 51वें महोत्सव में 20 लाख रुपए का लक्ष्मी श्रृंगार हुआ। पिछले साल हुए लक्ष्मी श्रृंगार की पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा हुई थी। इस बार श्रृंगार पिछले बार से 30 लाख रुपए अधिक का है। आपको बता दें कि छोटी खाटू नगरी के नाम से प्रसिद्ध हांसी में श्याम बाबा का महोत्सव चल रहा है। हर साल होने वाले सालाना वार्षिक महोत्सव में पूरे देश में प्रसिद्ध है। श्याम बाबा के हुए इस महोत्सव में पूरे भारत से अलग अलग स्थानों से लोग यहाँ पहुँचते हैं और अपनी हाजिरी लगाते हैं। हांसी शहर के मौजूद लोग इस महोत्सव से जुड़ते हैं। ये कार्यक्रम जोश से शुरू हुआ है। इसके अलावा 1100 महिलाओं ने एक ही वेशभूषा में कलश उठाया था। 8 चलने वाले इस महोत्सव में अलग अलग श्याम श्रृंगार होता है। रविवार को श्याम बाबा का ड्राई फ्रूट्स का श्रृंगार किया जाएगा। अपहरण मामले को लेकर भवानी रेवन्ना पर केस चल रहा है। इससे पहले सुनवाई हुई थी, तब कोर्ट ने भवानी को अंतरिम जमानत दे दी थी। अब फिर से इस मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने भवानी को अंतरिम जमानत बढ़ाने का आदेश दिया है। बता दें कि रेवन्ना और उनके बेटे हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण और अपहरण का आरोप है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपहरण मामले में भवानी रेवन्ना को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। अश्लील वीडियो से जुड़े अपहरण मामले में प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को दी गई अग्रिम जमानत की समय सीमा बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने पहले दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को अगले आदेश तक
बढ़ाने का आदेश दिया है। बता दें कि इससे पहले 7 जून को कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले में भवानी को अग्रिम जमानत दी थी। न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने शुक्रवार को भवानी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। दीक्षित की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई पूरी की और इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता 3 दिनों तक सुनवाई में शामिल हुई। याचिकाकर्ता ने कहा, भवानी जांच में सहयोग नहीं कर रही है, सब कुछ गलत जानकारी है, किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया गया है। पूरे मामले में भवानी रेवन्ना मुख्य आरोपी है। उन्होंने पीड़िता के अपहरण में मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्हें हिरासत में लिया जाना चाहिए और पूछताछ की जानी चाहिए, इसलिए पहले से दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी जानी चाहिए। इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत वापस आ चुके हैं। पीएम मोदी ने सम्मेलन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बातचीत हुई। वहीं उन्होंने सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने वाले पहले कुछ देशों में से एक है। इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट चुके हैं। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान आउटरीच बैठक में हिस्सा लेने इटली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दुनिया के कुछ दिग्गज नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सेशन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी के एकाधिकार को समाप्त करने पर जोर दिया। वहीं पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने वाले पहले कुछ देशों में से एक है। लेखिका अरुंधति रॉय अपनी गलत बयानी के चलते अब मुश्किल में फंस गई हैं। दिल्ली के एलजीबी सक्सेना ने रॉय के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। अरुंधति के अलावा पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ भी मुकदमा चलाने को मंजूरी दी गई है। आइए जानें आखिर कब और किस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली के एलजीबी सक्सेना ने बीते दिन मंजूरी दे दी है। अरुंधति के खिलाफ ये मामला काफी पुराना है, जिसमें अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेखिका अरुंधति के अलावा कश्मीर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है। आइए जानें आखिर कब और किस मामले में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। यूएपीए का मतलब गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम से है। गैरकानूनी गतिविधियों के विरुद्ध लगाए जाने वाले ये यूएपीए का मतलब गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम से है। गैरकानूनी गतिविधियों के विरुद्ध लगाए जाने वाला ये यूएपीए कानून काफी सख्त होता है, जिसमें कड़ी सजा दी जाती है। प्रधानमंत्री ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। अब पीएम मोदी भारत रवाना हो गए हैं और उन्होंने इटली सरकार का धन्यवाद जताया। उन्होंने बताया, G7 शिखर सम्मेलन में बहुत ही अच्छा दिन रहा। उन्होंने भविष्य में इटली के साथ काम करने पर भी जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने डिफेंस सेक्टर पर भी इटली के साथ चर्चा की। पीएम नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली गए थे। वो देर रात इटली से भारत आ गए हैं। इटली में उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और पोप फ्रांसिस सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। साथ ही उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की और साथ में काम करने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर भी चर्चा की और डिफेंस इंडस्ट्रियल सहयोग को और बढ़ाने की उम्मीद जताई। जानकारी के लिए बता दें कि तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी बनने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा थी। G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में पार्ट लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर गुरुवार देर रात इटली पहुंचे थे। ऋतिक रोशन बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम एक्टर माने जाते हैं, लेकिन अपने परिवार में सिर्फ वही एक गुड लुक से गिफ्टेड नहीं है। ऋतिक के ईशान कजन रोशन भी कम हैंडसम नहीं है। हाल ही में उन्हें लेकर टेलीविजन इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित ने एक खुलासा किया। एक्ट्रेस ने उनके साथ अपने रिलेशन पर बात की। टीवी की दुनिया में रोबोट बहू रिद्धिमा पंडित आज जाना पहचाना नाम बन चुकी है। वह बचपन से 2 राज्यों के कल्चर में रूबरू हुई। उनकी मां गुजराती हैं, जबकि पिता महाराष्ट्र के कल्चर से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि वह दोनों राज्यों की संस्कृति से भली भांति परिचित हैं। रिद्धिमा बहू हमारी रजनीकांत शो से पॉपुलर हुई। आज उनकी सोशल मीडिया पर अच्छी फैन फॉलोइंग है। एक एक्टर की जिंदगी कंट्रोवर्सी के बिना अधूरी रहती है। बहू हमारी रजनीकांत में रोबोटिक बहू बन सबके दिलों पर छाने वाली रिद्धिमा के साथ भी यही हुआ। कुछ दिनों पहले उनका नाम क्रिकेटर शुभमन गिल के साथ जोड़ा जा रहा था। एक्ट्रेस ने शुभमन गिल के साथ अपने रिलेशन पर चुप्पी तोड़ी है, साथ ही अपने पास्ट रिलेशन पर
भी खुलकर बात की है। सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में रिद्धिमा पंडित ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में काफी कुछ बताया। उन्होंने ऋतिक रोशन के भाई ईशान रोशन के साथ अपने रिलेशन पर बात की। रिद्धिमा ने बताया कि वह 10 साल तक ईशान के साथ रिलेशन में थी। वह 18 साल की थी जब ईशान के साथ उनका अफेयर स्टार्ट हुआ था। सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी पहली बार फिल्म गदर में नजर आई। इसके बाद ये दोनों सिल्वर स्क्रीन की हिट जोड़ी में शुमार हो गए। फिल्म गदर एक प्रेम कथा की शूटिंग के दौरान सनी और अमीषा एक बड़े हादसे का शिकार हो गए थे, जिसमें दोनों कलाकार बाल बाल बचे थे। आइए मामले को विस्तार से जानते हैं। फिल्म गदर एक प्रेम कथा की रिलीज को 23 साल का लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन सनी देओल स्टारर इस मूवी को लेकर आज भी चर्चा होती है। निर्देशक अनिल शर्मा की इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा की परिभाषा को पूर्ण रूप से बदल के रख दिया है और बीते साल इसके सीक्वल यानी गदर 2 ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में इतिहास रचा। अभिनेता सनी देओल और एक्ट्रेस अमीषा पटेल की जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे सफल जोड़ी में से एक मानी जाती है। साल 2001 में फिल्म गदर के दौरान ये दोनों एक साथ किसी फिल्म में नजर आए थे और ये फैंस के फेवरेट माने जाते हैं। सालों पहले सनी ने लहरे नेटवर्क को एक इंटरव्यू दिया था और इस दौरान उनसे गदर एक प्रेम कथा को लेकर कई सवाल पूछे गए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल की टीम काफी सहज तरीके से बल्लेबाजी कर रही थी। 18वें ओवर की शुरुआत से पहले नेपाल ने सिर्फ 3 विकेट गंवाए थे और उनकी टीम 100 रन के करीब थी, लेकिन शम्मी ने अपनी स्पिन लेती गेंदबाजी से बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर दिया। सिर्फ 2 रन देकर 2 विकेट झटके। आखिरी ओवर में नेपाल 8 रन नहीं बना सकी। T20 वर्ल्ड कप 2024 में साउथ अफ्रीका और नेपाल के बीच एक रोमांच मुकाबला देखने को मिला। पूरे मैच में नेपाल की टीम साउथ अफ्रीका पर हावी दिखी, लेकिन आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका ने 1 रन से बाजी मार ली। नेपाल के पास साउथ अफ्रीका के खिलाफ उलटफेर करने का सुनहरा मौका था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके। नेपाल को आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 16 रन बनाने थे। क्रीज पर सेट बल्लेबाज आसिफ शेख और सोमपाल मौजूद थे। एनरिक नारखिया ने अपने ओवर में 8 देकर आसिफ का विकेट चटकाया। अंतिम ओवर में नेपाल को जीत के लिए 8 रन बनाने थे। क्रीज पर नए बल्लेबाज गुलशन झा मौजूद थे। आखिरी ओवर साउथ अफ्रीका की तरफ से ओटनील बैट्समैन करने आए। अफगानिस्तान के रहस्यमयी स्पिनर मुजीब उर रहमान अंगुली की चोट के दोबारा उभरने के कारण मौजूदा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह हजरतुल्लाह जरई को टीम में जगह दी गई है। अफगानिस्तान पहले ही T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। उन्होंने टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में युगांडा, न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी को हराया। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 में जगह बना चुकी अफगानिस्तान की टीम को बड़ा झटका लगा है। अंगुली में लगी चोट के चलते स्पिनर मुजीब उर रहमान टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उनकी जगह अफगानिस्तान ने आईसीसी की सहमति से हजरतुल्लाह जरई को बाकी बचे हुए मैचों के लिए टीम में जगह दी है। गौरतलब हो कि अफगानिस्तान के रहस्यमयी स्पिनर मुजीब उर रहमान को बहुत पहले उंगली में चोट लगी थी। इसके चलते वह आईपीएल के 17वें सीजन में हिस्सा नहीं ले सके थे। हालांकि ठीक होने के बाद उन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान टीम में जगह दी गई थी। ये चोट अब दोबारा उभर आई है, इसके चलते उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।